बाबूराव शिंदे जी के ऑफिस में आए हैं। इनसे हम खास मुलाकात करेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम उनसे आज फेस टू फेस बात कर रहे हैं। जनता के लिए वो क्या व्यवस्था लेके आ रहे हैं। अभी 145 का चुनाव है, चुनाव का सर कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जो कि अभी यहाँ से मीरा भाईंदर से तैयारी में लगे हुए हैं, जोरों से उनकी तैयारी चल रही है। बाबूराव शिंदे जी, आप ये बताइए कि 145 विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप मीरा भाईंदर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या क्या आपने उनके लिए उपाय सोचे थे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को मैं प्रणाम करता हूं, और आपके माध्यम से मैं मीरा भाईंदर के पूरे शहर के सिर्फ 145 में एक संदेश देना चाहता हूं कि जो चुनाव का माहौल मीरा भाईंदर में चल रहा है, जो लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया है, उसके तहत जो चुनाव का माहौल, जो लोकतंत्र लोगों को अपेक्षित था, वो मीरा भाईंदर में कहीं नहीं दिख रहा है। मीरा भाईंदर में चुनाव का पूरी तरह व्यापारीकरण हो चुका है। यहाँ पर खरीदारों में होड़ लगी हुई है। आप देख रहे हैं आचार संहिता का भी उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है, और ये नेगेटिव नैरेटिव के तहत पब्लिसिटी पाने का आसान तरीका है इन लोगों का। चुनाव आयोग क्या करेगा? केस दाखिल करेगा, केस चलती रहेगी। चुनाव में इनको खड़ा रहने से प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, तो इसके लिए ये गलतियां हर एक उम्मीदवार यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पब्लिसिटी पाने के लिए हो रहा है सर, ये जितने भी उल्लंघन हो रहे हैं आचार संहिता बिल्कुल, ये सब प्लांटेड है जी, स्क्रिप्टेड है ये सब जी। ये लोगों का ध्यान आकर्षित। देखिए, पहली बात मैं ये मानता हूँ कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बताता हूँ, मैंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके मैंने लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मैंने पिछले 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इस शहर में 25 साल से काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, इसी अधिकारों का इस्तेमाल करके मैं लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करता हूँ। समाधान करने का मेरा तरीका ऐसा है कि उनकी समस्याओं को मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं अपना लेता हूँ, उस समस्याओं को मैं अपनी समस्या मान लेता हूँ और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और मैं बड़े आपको गर्व के साथ कहता हूँ, मैं मुझे महानगर पालिका के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है, क्योंकि वो जानते हैं मेरे विचार, मेरी सोच, मेरा काम, मेरा कभी कोई काम रुका नहीं है, और इसी के तहत शहर के कोने कोने में मैंने काम किया है। अब संदेश देने की बात आपने की थी, मैं इतना संदेश देना चाहूँगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे खरीदने वाले को है वो खरीद रहे हैं, बेचने वाले को है वो अगर बिक रहे हैं, तो मैं आम जनता के लिए, चाहे वो करोड़पति हो या चाहे रोडपति हो, कचरा चुनने वाला हो या रोज़ का करोड़ों रुपया कमाने वाला हो, सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, कभी देश के बारे में सोचिए, कभी हमारे महाराष्ट्र के बारे में सोचिए, कभी इस मीरा भाईंदर की पवित्र भूमि के बारे में सोचिए। इस शहर के बारे में हमारी कुछ जिम्मेदारी है। हर बार आपको अरबपति उम्मीदवार क्यों चाहिए, ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। हमने राजा की सत्ता देखी, हमने रानी की सत्ता देखी, अभी नया नगर की सल्तनत छोड़कर भी सुल्तान मैदान में कूद पड़े हैं। सभी का स्वागत है, सभी का अधिकार है। मैंने तो लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपनी उम्मीदवारी दी है। एक आम इंसान इस बार चुनाव में खड़ा है, और मुझे किसी को वोट नहीं मांगना है मैडम। आपके माध्यम से मैं जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति से, पूरे शहर की जनता से मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। इस बार वो खुद चुनाव में खड़े हैं, उनको खुद को वोट देना है, अपनी ज़िंदगी के 5 साल खुद में इन्वेस्ट करना है, और वो 5 साल लेकर उनको मेरे साथ आना है। मैंने सिर्फ अपना चेहरा दिया है, 14 लाख लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। मीरा भाईंदर की जनता अगर आप पर विश्वास दिलाकर आपको चुन के लाती है, तो मीरा भाईंदर की जनता के लिए आप क्या क्या सुविधाएं लेके आएंगे, जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी पिछले कई सालों से फैल रही है, ऐसा आपका कहना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको विधायक के रूप में जनता देखना चाहती है, तो आप जनता को क्या 2024 की क्या सौगात देंगे? मैडम, मैं बड़ी बड़ी बातें करूँगा नहीं,
समस्याएं तो बहुत है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ किसी भी एक समस्या को अभी तक उसका हल निकालने के लिए उसको अंजाम तक पहुँचाया नहीं है। इसलिए समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। दूसरी बात, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, सूर्या डैम का पानी जो पिछले 20 साल से कहीं रुका हुआ है, उसको मैं मेरा भाईंदर के घर घर तक पहुंचाऊं। मेरे इस छोटे से शहर को मैं बिल्कुल साफ सुथरा रखूं। जो पानी इस समय शहर में दिया जा रहा है वो पर्याप्त मात्रा में मिले, समय पर मिले। बिल्डिंगों में तो स्टोरेज होता है, तो बिल्डिंग वालों को समय पे पानी मिलता है, लेकिन जो बैठी झोपड़पट्टियाँ हैं, चाहे वो नमक की ज़मीन पर हो, चाहे वो एनडी जोन में हो, चाहे प्राइवेट जगह पे हो, करीबन 6 लाख लोग ऐसे हैं मेरा भाईंदर में जिनको पानी समय पे नहीं मिलता है। पानी की वजह से घर में किसी एक बड़े इंसान को, व्यक्ति को घर में रहना पड़ता है रोज़गार छोड़कर। तो मेरी ये भी एक प्राथमिकता रहेगी कि सबको साफ स्वच्छ पानी मिले, समय पे मिले, ताकि हर घर का बड़ा सदस्य रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकले। दूसरी बात, रास्तों की बड़ी समस्या है मैडम। हमारे शहर में 80 किलोमीटर के करीब करीब मेरे जानकारी के हिसाब से मेन रोड है। वो रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बने, समय पे बने, लोगों के हित में बने, न कि कॉन्ट्रैक्टर और नेताओं के हित के चलते बने। दुर्भाग्य की बात है, मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा एक रिलेटिव है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इंजीनियर है। तो मेरे उसके घर के लोग मेरे करीबी है, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। मैडम, पेट का पानी नहीं हिलता है, इतना स्मूथ गाड़ी चलता है वहाँ पर, वो भी 100 से ज़्यादा की स्पीड पर। तो उसने एक सेंटेंस बोला उनको कि हमारे यहाँ पर इंजीनियर रोड बनाते हैं, और हमारे देश में, अब हम चुनाव की बात करें तो हमारे मीरा भाईंदर में इंजीनियर रोड नहीं बनाता है, हमारे यहाँ पर नेता रोड बनाते हैं। इसीलिए रोड आज बनता है, 4 दिन के बाद फिर से खड्डे होते हैं। तो इंजीनियर रोड बनाए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसी और के नाम पर लिया जाता है, उनको 15-20% देकर 80% के मालिक के नेता बनते हैं और किसी से भी मनमानी तरीके से काम कर लेते हैं। ये बंद होना चाहिए और इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी। स्थानीय जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो कि हमारे जैसे गरीब तबके के लोग इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है, क्योंकि इस टाइप के स्कूल यहाँ बने हुए बीएमसी की, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पर हॉस्पिटल ऐसे बने हुए जहाँ पर आप जाएंगे तो पर्याप्त डॉक्टर नर्सेस अवेलेबल नहीं रहती है, तो वहाँ पर उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अगर आप विधायक बन के आते हो तो ये सुविधाओं को किस प्रकार से आप देना चाहेंगे? जी मैडम, हमारे प्राथमिकता में सबसे पहले ही स्थान जो है वो स्कूल और वैद्यकीय सुविधा। हमारे यहाँ पर इतने बड़े शहर में जिसका बजट 2200 करोड़ से ज़्यादा है, हम एक पंडित भीमसेन जोशी जैसा एक छोटा सा अस्पताल हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, हम लोग संभाल नहीं पा रहे। दूसरी बात रही स्कूलों की बात, तो हमारे मीरा भाईंदर के जो महानगर पालिका के स्कूल है, जो जिला परिषद से वर्ग होकर आए थे, कई स्कूल ऐसे हैं जो CRZ में या वन विभाग के अंदर आते हैं। उसकी मरम्मत काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन उनको तोड़कर उनका फिर से नवीनीकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में, और जहाँ तक आपने शिक्षा का स्तर की बात की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे मिसेस भी टीचर है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ही है। कुछ हद तक आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसके लिए कुछ कारण भी है। आज जो परमानेंट टीचर है उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। जो SSC 12th और D.Ed है उनको मात्र 15,000 सैलरी दे रही है सरकार। जो B.Ed है, BA B.Ed BCom B.Ed, उनको 20,000 सैलरी दे रही है। मैडम, 20,000 में लोग लातूर जैसे जगह से आते हैं,
मराठवाड़ा से आते हैं। 20,000 में कैसे किसी का लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर बच्चों को पढ़ाएंगे? मैंने कई लोगों को देखा है, मैं जानता भी हूँ, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर विद्यार्थी, अगर हमारे देश का भविष्य है, तो आपके माध्यम से मैं संबंधित विभागों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि उनके बारे में भी सोचिए, ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे नागरिक उनके यहाँ तैयार हो। जैसे कि आप लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे आप भी हैं, हम हैं, तो हमें अच्छी क्वालिटी शिक्षा मिली। उस समय तो ये सुविधाएं नहीं थी हमारे समय, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हर स्तर पर कोशिश होनी चाहिए, और मैं इसके लिए सरकार की तरफ से, सरकार के दरबार में अगर हमें सफलता मिलती है और नहीं भी मिलती है मैडम, तो इसके पहले भी हमने इसके ऊपर काम किया है और आगे भी इसके ऊपर काम जारी रहेगा। मेरा भाईंदर के प्राइवेट स्कूल जितने भी है उनमें बिना डोनेशन के आप एडमिशन नहीं करा सकते हो। डोनेशन देने के बावजूद भी उस स्कूलों में चाहे वो यूनिफॉर्म हो या बुक्स हो, वहीं से आपको लेनी पड़ती है। इस प्रकार से प्रेशर किया जाता है पेरेंट्स के ऊपर। क्या कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है? मैडम, इसमें एक चीज़ मैं आपके ऐड करना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, ये लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। मैडम, बच्चों की पढ़ाई अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उनको बच्चों का भविष्य बनाना है, इसके लिए वो सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छी इमारत देखकर वो स्कूलों में दाखिला लेते हैं। वहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है, ये मैं कोरोना के बाद में मैं कई मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे पास कंप्लेंट्स आए, और हमने उस वक्त 8-10 लाख रुपया माफ़ भी करवाया, खुद जाकर समझा कर। कभी कभी हमको शिक्षणाधिकारी से भी बात करके करना पड़ा। जो चलाने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा स्कूलों के, उन्होंने मुझे इतना तक उस समय कहा कि आप किसी का दाखिला करने के लिए आप मत आइएगा। जबकि मैडम, एक बात मैं आपके ध्यान में लाता हूँ आपके माध्यम से, और जो भी इस वक्त शिक्षा के प्रमुख है, उपायुक्त है, उनके भी मैं ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जितने भी ज़्यादातर स्कूल्स हैं जिसे हम अब प्राइवेट स्कूल हम संबोधते हैं, वो प्राइवेट नहीं है मैडम, वो किसी ना किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से हर सुविधा ले रहे हैं, लेकिन वो सुविधाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है। खुद लाभ ले रहे हैं उसका लाभ वो तो खुद उठा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उन गरीब, जो कुछ एक सीमा है 15%, 20% RT के तहत आपको एडमिशन देना है, वो भी नहीं मिल पाता है। ये बड़ी बहुत दुख की बात है ये। और ये भी बात मैंने जब भी उनके ध्यान में लाया, मैंने मांगा, उन्होंने उनके ऑफिस में वो सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया है। तब हमसे बदतमीजी से भी बात की गई थी। उस समय कितने मेरा भाईंदर में स्कूल्स है जो कि आज भी अवैध तरीके से चल रहे हैं और बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। ऐसे कितने स्कूल आपकी जानकारी में हैं? मैडम, अभी नहीं, जो ये 24-25 का चालू हुआ एजुकेशन ईयर, एकेडमिक ईयर, तो करीबन 30-32 स्कूलों के नाम सामने आए थे। जब मैं खुद उस वक्त मैडम थी शिक्षण अधिकारी, उनसे मिला था इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। इन बच्चों का भविष्य क्या है? क्या वो 32 स्कूलों की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको निकालने की। लेकिन मैंने वो तो पेपर में भी आई थी, जी, न्यूज़पेपर में भी आई थी, पब्लिश हुई थी। तो उसका मैंने उनको बोला था, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं अपने स्कूल में और किसी दूसरे रजिस्टर्ड स्कूल है वहाँ से एग्ज़ाम करवाते हैं, 10th का एग्ज़ाम प्रॉपरली। बाकी 10th तक तो ये लोग अपने इधर ही करते हैं। और उस स्कूल में कौन पढ़ाता है? 10th पास, 12th पास, ये लड़कियां होती हैं, लड़कियां आमतौर पे, वो वहाँ पर टीचिंग करती है। तो कैसे क्वालिटी टीचिंग मिलेगी, कैसे क्वालिटी शिक्षा मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में भी? तो ये हाल है हमारे यहाँ पर। ये मोनोपोली बनी हुई है। ये क्या कहेंगे उसको हम, एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। इनके खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। धन्यवाद सर, आपने जो समय दिया। हमने आज मुलाकात की बाबूराव शिंदे जी से, जो कि 145 के उम्मीदवार है। उन्होंने मीरा भाईंदर की कई समस्याओं को उजागर किया है, मीरा भाईंदर के कई भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधकार में है।
कई ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर जनता उनको चुन के देती है तो वो जनता के लिए जितना हो सके अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि वो पिछले 35 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। उसमें कई लोगों को अपने जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कई लोगों को उन्होंने अधिकार दिलाए हैं, अपना काम किया है, उनको सहयोग किया है। जिनके काम नहीं होते हैं वो साथ में जाके काम करवाते हैं। ऐसे समाज सेवक बाबूराव सिंधे जी से हमने आज बात की है। तो बाबूराव सिंधे जी जो है बहुत ही मेहनती और ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट हैं, जिनको जनता काफ़ी पसंद कर रही है। अभी देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़, सीमा गुप्ता के साथ।